morning, everyone. How are you? So, this is the lecture 4 of our topic International Groupings and Regional Groupings under our flagship program known as Adharshila. So, in lecture 3, we discussed World Bank, we discussed WHO, and we discussed WIPO. So, basically, we have talked about World Bank and the World Bank Group. And as we remember, there were 5 bodies in the World Bank group and there were only 2 bodies in the World Bank. You need to memorize which were those 5 bodies and which were those 2 bodies. Alright. In World Health Organization, we discussed World Health Assembly. We discussed World Health Assembly and we also found a resemblance between the UNGA and UN. We also find a resemblance between the Parliament of India and the Indian government and executive. We compared like these were the examples of how these bodies were related. Okay. Then we have WIPO. WIPO में हमने discuss किया how it protects the intellectual property. Is it clear? थोड़ा बहुत हम लोग ना रिकैप करेंगे कि हमारा लास्ट लेक्चर क्या टॉपिक्स पे था एंड देन वी विल स्टार्ट द मेन टॉपिक फॉर द करंट लेक्चर. सो वी हैव डिस्कस्ड कि हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या पढ़ा, हमने वीपो के बारे में क्या देखा और हमने डब्ल्यूएचओ के बारे में क्या स्टडी किया. ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कवर अबाउट द बॉडीज गोइंग बाय द नेम ऑफ WMO, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. देन वी हैव यूनेस्को. Then we have United Nations Industrial Development Organization, UNIDO. See, all of these bodies are the UN's specialized agencies which we are currently studying. Specialized agencies mean they have been formed for a special purpose, or I should say for a particular purpose. Like WHO is a specialized agency और स्पेशलाइज्ड एजेंसी है तो इसका मैंडेट क्या है, हेल्थ. लाइक वर्ल्ड बैंक का मैंडेट क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. तो ये सब क्या है, हर एक का स्पेशलाइज्ड एजेंसी का स्पेशल फंक्शन है. सो लेट अस स्टार्ट विद द करंट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज WMO, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो वी हैव हियर वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO. थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं ब्रीफ में. ये बेसिक्स हैं. फाउंडेड इन 1950, जिनेवा में इसका क्या हेडक्वार्टर्स है और इंडिया इज अ मेंबर. सी, दीज 2 पॉइंट्स आर नॉट रेलेवेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स. यूपीएससी इज नेवर गोइंग टू आस्क कि ये बॉडी का फॉर्मेशन कब हुआ, इसके मेंबर्स क्या क्या हैं, इट विल नॉट आस्क, या फिर इसका हेडक्वार्टर क्या है. दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द स्टेट एग्जामिनेशंस. और आपको क्या ना एज अ जनरल नॉलेज या फिर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन हो तो यू कैन रिमेंबर द हेडक्वार्टर्स एंड द फॉर्मेशन ईयर. ठीक है, बट यूपीएससी कैन आस्क वेदर इंडिया इज अ मेंबर और नॉट. सी, यूपीएससी उस टाइप के बॉडीज का कभी इंडिया का मेंबरशिप आस्क नहीं करेगा जो सबको पता है. लाइक इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूएनओ, एवरीवन नोज. इट विल आस्क अबाउट दोज बॉडीज विच आर लेस इन न्यूज. लाइक once it asked about the G20, then it asked about the Asian Infrastructure Investment Bank. तो इन बॉडीज के यूपीएससी जनरली विल आस्क. ठीक है, तो इंडिया इज अ मेंबर. ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है. अभी हम बात करते हैं थोड़ा इसका मैंडेट के बारे में, द ऑब्जेक्टिव फॉर विच दिस बॉडी हैज बीन क्रिएटेड. ठीक है, तो इट बिकेम अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन इन 1951 फॉर मेट्रियोलॉजी. क्या पर्पज है इसका, एक तो मेट्रियोलॉजी है, वेदर और क्लाइमेट की स्टडी करना. देन वी हैव ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी यानी वाटर रिसोर्सेज की स्टडी करना. देन वी हैव जियोफिजिकल साइंसेज यानी ज्योग्राफिकल फिनोमिना की स्टडी करना. So basically these are the mandate of the World Meteorological Organization, or I can say these are the purposes or aims or objectives of this organization. Okay, so let's move on to the next point. It has fostered collaboration between the national meteorological and hydrological services of its member and furthered the application of meteorology in many areas. See, basic mandate क्या है, इंडिया का जो बॉडी है हमारा, जैसे नेशनल हाइड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है, तो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, और इंटरनेशनली वी हैव WMO. तो इन सब के बीच में जो कोलैबोरेटिव फंक्शन है दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो क्या क्या मॉनिटर करेगा ये,
We have chemicals and oil spills are there, forest fires are there, volcanic ash is there, haze, nuclear isotopes. Basically everything related to weather and climate कि कहीं पे there is a possibility of floods, कहीं पे there is a possibility of climate related hazard like sea level rise is there. Then we have haze, forest fires. So everything will be discussed by the World Meteorological Organization. Okay, so let's move on to the next point. We have now here India and WMO. We need to study what India and WMO, what kind of relation they are having together. What kind of information is being provided by the India to the WMO, and conversely what kind of information is being provided by the WMO to India. So we need to understand under what particular programs and policies they are being collaborating with each other. See, India is the regional center. India is the regional center of flash floods for the South Asian region, for the South Asia. See, India is the regional center for the flash flood warning that is active for the South Asian region. Is it clear? तो यहाँ पे जो साउथ एशिया के रीजन में फ्लैश फ्लड की वार्निंग देगा, that is known by the name of flash flood guidance system, flash flood guidance system, FFGS. और इसका जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड इज 6 आवर्स, टाइम पीरियड इज 6 आवर्स. See, if there is a flash flood that is going to happen in the South Asia region, तो हमारा ये जो सिस्टम है फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम, इट कैन गिव एन अर्ली वार्निंग बिफोर 6 आवर्स ऑफ द हैपनिंग. ठीक है, 6 घंटे पहले इट विल गिव इंफॉर्मेशन की लाइक some kind of flash flood is going to happen in the coming 6 hour period. ठीक है, तो countries that are being collaborating in this regional center for flash floods are Vietnam is there, then we have Sri Lanka, then we have Myanmar. So these are the countries in South Asia, not much important from the prelims perspective, but it can be written in the mains examination like how India and WMO are collaborating with each other. All right, is it clear? So next, move on to the next point. Then we have under the heading WMO IPCC. IPCC. इसके बारे में थोड़ा सा we need to understand. See, IPCC was formed in 1988. Under the collaboration of WMO, that is World Meteorological Organization, and UNEP, United Nations Environment Program, and World Meteorological Organization collaborated with each other in 1988, and they created what? IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. See, IPCC is a very important body when it comes to the climate change. They have been releasing reports going by the name of assessment reports. Currently, we are in the 6th assessment cycle, or the IPCC has released the 6th version of its report. It was released on around 20th March this year, 2023. So basically, these reports tell how the human have aggravated the phenomena of climate change. They do research like how the temperatures of the globe are changing, how the sea level has been rising, how the natural disasters are becoming more frequent. So who is doing these kind of activities? That is IPCC. Is it clear? So let us read about something. IPCC. IPCC is a body of climate experts, is the United Nations body, ठीक है, for assessing the science related to climate change. We have already discussed this. कोई डाउट नहीं है इसमें, हमने डिस्कशन किया. The IPCC does not undertake scientific assessments but only evaluates the state of scientific evidence on various aspects of climate change. क्या मतलब हुआ कि suppose there is an institution going by the name of IISc Bangalore. ठीक है, we just took an example कि IISc Bangalore is there, and we know there are many scientists in IISc Bangalore that are working on the field of climate change. ठीक है, so IISc gave a report
on the climate change in India. ठीक है, who conducted this study? IISc Bangalore, the scientists of IISc Bangalore. ठीक है, they released a report, climate change in India. Now this report will be adapted by the IPCC. This report will be given to IPCC, who will study or who will give data of the impact of the climate change on India. So I can say IPCC directly took the data of Indian scientists working in IISc Bangalore, and then they provided us with the report. IPCC did not independently took the research work. They took the research data of the IISc Bangalore. Is it clear? Okay, so let's move on to the next point. Now we have यूनेस्को. हमने WMO के बारे में पूरा पढ़ा, हमने वी स्टडीड IPCC. नाउ वी आर ऑन द सेकेंड बॉडी नोन बाय द नेम ऑफ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. सी, यूनेस्को इज दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग फॉर द cultural development, that is working for the educational development, that is working for the social development. See, the humanity is facing on many fronts, such as like gender disparities there. Not every woman child is being able to go to school. Then we have access to wash is like we need clean water, clean sanitation, clean health. So all these fronts are basically looked after by the UNESCO. Then we need to have like equality on all fronts. We need good housing capacities for everyone. We need to have like educational opportunities, that is SDG 4. Sustainable development goal number 4, what it talks about is the good education, quality education for everyone. So that SDG is being monitored by the UNESCO. ठीक है, so if we talk about the mandate of this body, UNESCO is responsible for promoting peace. ठीक है, we already talked social justice, human rights and international security through इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल प्रोग्राम्स. तो ये तो डेफिनेशन ही है ना, ये तो एब्रीवेशन में ही हमको पता लग रहा है यूनेस्को की कि इसका जो फील्ड ऑफ स्टडी है दैट इज एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल प्रोग्राम में डील करेगा हमारा जो बॉडी है यूनेस्को. ठीक है, सो द सेकंड पॉइंट इज ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंसी with missions that include promoting sex education. Then we have literacy, clean water and equality of women. Already we have discussed all of the points. These are just the mandate of this body. See, हम लोग का जो प्रोसेस है ना हम लोग का इस टाइप की बॉडीज पढ़ने का, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैंडेट ऑफ दैट बॉडी. We are talking for what purpose this body has been created. We are talking about any special kind of report that has been released by this body. We are also talking about the field of application of this body, like for which sector of the society the body has been working. We are talking about the India's role in this body and the work this body has been doing for a particular country like ours, like India. ठीक है, so let us move on to the next point. It is known for its World Heritage Mission, which encourages world countries to protect natural and cultural heritage sites. We know about the cultural heritage sites of India. We have archaeological sites, we have sculptures are there which are recognized by the UNESCO as heritage sites. Like their conservation is too important for the culture of the humankind to be studied. So that is known by the name of World Heritage Mission. ठीक है, so let us move on to the next point. We have Global Education Monitoring Report. This is released by UNESCO. And Gender Parity Index is also released by UNESCO. See, there are too many reports which you need to remember, because UPSC generally asks like this report is released by which body. So there are some common reports which you need to remember कि ये report किसने release किया. Like let me give you an example. लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, यू शुड रिमेंबर, कौन देता है? वर्ल्ड बैंक. देन वी हैव इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, UNCTAD रिलीज करता है. देन वी हैव ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट इज रिलीज बाय कौन रिलीज कर रहा है? यूनेस्को. देन वी हैव जेंडर पैरिटी इंडेक्स इज रिलीज बाय यूनेस्को. तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज रिपोर्ट्स बिकॉज यूपीएससी कैन डायरेक्टली आस्क अ क्वेश्चन, अ सिंगल क्वेश्चन कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी. सो यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज ऑफ दीज रिपोर्ट्स. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ वी हैव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दो टाइप के हो सकते हैं, इधर कल्चरल, इधर नेचुरल, और इधर मिक्स्ड। देयर इज वन साइट इन इंडिया दैट इज मिक्स्ड, वहां पे कल्चरल सिग्निफिकेंस इज आल्सो देयर एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस इज आल्सो देयर। दैट इज कंचनजंगा। कंचनजंगा इज देयर इन सिक्किम विच इज अ मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ द यूनेस्को। ठीक है, ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, विच हैव बीन इंस्क्राइब्ड on the World Heritage List by the World Heritage Committee. See, World Heritage Committee of the UNESCO maintains a list of the World Heritage Sites. तो अगर इस लिस्ट में वो साइट है, that means उस साइट का नाम क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, 40 साइट्स इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है इंडिया की, 32 कल्चरल साइट्स, 7 नेचुरल और एक मिक्स साइट है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो कल्चरल साइट्स है ना, डू वन थिंग, गो टू द वेबसाइट ऑफ यूनेस्को, go to the website of UNESCO and read about these sites, like cultural sites के बारे में थोड़ा पढ़ो। then we have intangible heritage too, like we have मेला, कुंभ मेला इज देयर। तो यूनेस्को ने ना काफी अच्छा मेंशन किया है कुंभ मेला के बारे में, काफी अच्छा इंफॉर्मेशन है। So do try to visit the website of UNESCO and read about these heritage sites and intangible cultural heritage. ठीक है, so let's move on to the next point. Now we have India and UNESCO. See, we need to understand how UNESCO is doing work in India. We already know UNESCO is working in the field of education, and by education, what do you mean SDG 4? SDG 4 is there, and SDG 4 talks about the quality education. So UNESCO has been doing a very good work in India to further the cause of the quality education to the Indian children or Indian school students. ठीक है, इसमें it has been also providing impetus to national education policy. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी यूनेस्को इज गिविंग इट्स इनपुट्स कि ये अच्छे से इंप्लीमेंट हम लोग कर सकें। नेक्स्ट वी हैव मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, अंडर दिस देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को। There are 18 biosphere reserves that has been recognized by UNESCO. Now there is a task for you, or I should say homework for you. Do read about these 18 biosphere reserves and make notes of them. Make notes of them. कि किस biosphere reserve का क्या special feature है. Like there is Panna biosphere reserve, Nokrek biosphere reserve is there. So do read about them and पॉइंट आउट देयर स्पेशल फीचर्स कि कौन सा वेजिटेशन कहाँ पे मिलेगा, किस टाइप की वाइल्ड लाइफ कहाँ पे मिलेगी, और उनका जो वेदर या क्लाइमेट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर है या नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स। नाउ वी हैव द थर्ड कंपोनेंट इज क्रिएटिव सिटीज लिस्ट। क्रिएटिव सिटीज लिस्ट, सी दिस लिस्ट वाज started by the UNESCO in 2004. And this list identifies some of the cities that are important for their intangible heritage. Like कुछ cities का music is good, कुछ cities are famous for food, some cities are famous for films, some cities are famous for its literature. So UNESCO have identified these cities under the name of Creative Cities Network. There are some example like Hyderabad. Hyderabad is known by the name of creative city of gastronomy. What do you mean by gastronomy? Is a science related to the food, related to cooking. So Hyderabad is famous for gastronomy, or I should say Hyderabad is under the list of creative cities under the subject of gastronomy. Similarly, Mumbai, creative city for films. Then we have Srinagar, creative city for folk art. So these are just the examples. In all, there are 6 creative cities. 6 creative cities in India.
you need to learn about these 6 creative cities. There are some examples. Jaipur is there, Srinagar is there, Hyderabad is there, then Mumbai is there, Varanasi is there. So you need to remember and their special feature that put them on the list of creative cities. Okay, so let's move on to the next point. Now we have UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. See, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन पूछ सके. हाँ, इट कैन मेक अ क्वेश्चन, इट कैन गिव यू 4 or 5 बॉडीज एंड इट कैन आस्क कि यार which of the following are the specialized agencies of the United Nations. So suppose it gives an example, UNIDO दे दिया, RATS दे दिया, कि मान लो मैंने 4 बॉडीज दे दी यूएन के अंडर में, मैंने आई गेव 4 बॉडीज. फर्स्ट इज वर्ल्ड बैंक, सेकंड इज WHO, थर्ड इज UNIDO एंड फोर्थ इज RATS. एंड पूछा क्वेश्चन कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो क्या आंसर होगा? वी नो वर्ल्ड बैंक इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, WHO इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, UNIDO अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसी. RATS इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इट इज द एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ये बॉडी है. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ओनली 3, दैट इज वर्ल्ड बैंक, WHO एंड UNIDO. इतना क्लियर है? सो लेट्स कम ऑन टू आवर मेन टॉपिक, UNIDO, United Nation Industrial Development Organization. So UNIDO is an UN coordinating body central to the promotion of industrial development, poverty reduction and environmental sustainability. This is the mandate. You don't need to remember कि भैया UNIDO का mandate क्या है. Just read this. Then we have, according to Lima Declaration, UNIDO's mission is to promote inclusive and sustainable industrial development in member states. भाई जो यूएन का मैंडेट क्या है? सस्टेनेबिलिटी तो लाना है. तो वही अगर हमको इंडस्ट्रियल सस्टेनेबिलिटी लाना होगा तो वो किसका मैंडेट होगा? यूनिडो का. किसका मैंडेट होगा? यूनिडो का. क्लियर है इतना? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. यूनिडो ऑब्जेक्टिव्स, एक बार में इसके बारे में बात करते हैं. एक बार प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, नाम में ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तो प्रमोट करेगा ही. मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है. इक्विटेबल डेवलपमेंट थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. देन वी हैव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी. दिस इज द बेसिक मैंडेट ऑफ द यूनिडो, और आई कैन से द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द यूनिडो हैज बीन क्रिएटेड. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. So the next point is, I think this is the last page of the slide. So I conclude here our lecture number 4 for the international groupings and regional groupings. In this lecture we have studied UNESCO, we have studied World Meteorological Organization, and we have studied UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. So in the lecture 5 we are going to take some more specialized bodies of the United Nations, and you will clearly see how UPSC prelims frame questions in their examinations, and you will be able to understand what kind of information you must be having to solve these kind of questions. I hope it was a good lecture for you. Thank you from our side. Do like and share the Tataastu ICS. Thank you.